अगले टॉपिक पे आते हैं। आपने ये देख लिया एसएसएच का कंडीशन, एक सर्वर में बैठ के हम लोग कैसे ले रहे हैं। पोर्ट अगर डिफरेंट हो जाए, अगर किसी सर्वर पे, तो पोर्ट अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका मैनुअली पोर्ट दे के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर यूज़र डिफरेंट यूज़र से हम लोगों को एसएसएच का सेशन लेना है तो हम लोग यूज़र प्लस @host करके उसकी आईपी दे के उसको प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला आपका एसएसएच का टास्क ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। बाकी अब आगे पढ़ते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के टास्क पे। सिस्टम इन्फॉर्मेशन के इस टास्क में हम लोग पहले देखते हैं डेट का काम क्या है। डेट कमांड सिर्फ डेट आउटपुट दिखाता है। डेट आउटपुट के अंदर आपके पास ये एक मेथड है जिसके आप देखते हो, जिसके अंदर क्या दिखाता है कि ये सैटरडे है आज, इसके अंदर अगस्त है, 16 है तारीख और ये टाइमिंग है। कई बार क्या होता है कि ये टाइम जोन देखो यहाँ पे EDT करके आ रहा है IST की जगह पे। अभी मेरा ये टाइम जोन क्या है इसके अंदर गलत है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टाइम जोन गलत है तो मेरे को इसके अंदर टाइम जोन ठीक करना होगा, टाइम जोन देखना होगा। तो उसके लिए डेट कमांड यूज़ होती है। ठीक है, कि मैं अपने मशीन का एग्जैक्ट टाइम डेट देख सकूं। और ऐसा क्यों करना पड़ता है कि एग्जैक्ट टाइम डेट हो, क्योंकि कई सारी मशीनों के अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो ओल्ड टाइम के ट्रिगर के साथ काम नहीं करता, उनका डेटाबेस गलत बनेगा। अब मैं जैसे यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ डेट एंड टाइम ही गलत है तो यहाँ पे जो डेटा बनेगा वो किस डेट एंड टाइम के हिसाब से बनेगा, वो उस टाइम के हिसाब से बनेगा जो उसमें मशीन में उस टाइम पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका डेट एंड टाइम सही टाइम मैच होना चाहिए रियल टाइम के हिसाब से। जब आपका मशीन में जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो उस डेट एंड टाइम के हिसाब से ट्रिगर होगा। ठीक है, एक बात ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर इसके अंदर कई बार हमारे को आउटपुट निकालना पड़ता है, कई बार हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कोई डेटा ऐसे प्रेजेंट कराना होता है, तो उसके लिए हमें मैनुअल डेट एंड टाइम चाहिए। मान लो मुझे कोई टास्क है जिसमें मुझे इस तरीके से डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर अलग तरीके से चाहिए। कोई मान लो मैं अब यहाँ पे देता हूँ, तो उसके लिए कंडीशन है डेट के अंदर ये और प्लस लगा के मैं जैसे ही डी लगाता हूँ तो एक मिनट गलत हुआ, शायद प्लस पहले आएगा परसेंटेज बाद में आएगा। हाँ ठीक है, अब मैं सबसे पहले डेट लिखने के बाद एक प्लस का सिंबल लगाऊंगा। प्लस का सिंबल सिर्फ सिंगल टाइम लगेगा, मतलब एक ही बार लगेगा, और उसके बाद परसेंटेज के साथ ये वाली कंडीशन लगेगी डी मतलब डेट। अब मेरे पास डेट का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहा है, 8, 16, 25। अभी तक कैसे आ रहा था कि भाई सैटरडे है और ये इस तरीके से आ रहा था। अब सिर्फ डी लिखना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। स्मॉल डी लगा दो तो सिर्फ आपको डेट बताएगा, इसमें डेट बता रहा, मंथ नहीं बता रहा। अब आपको मंथ चाहिए तो आप फिर परसेंटेज का सिंबल लगाओ। परसेंटेज का सिंबल जब आपको कुछ कंडीशन चाहिए तो आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है। ठीक है, अब मेरे को डेट के साथ मंथ चाहिए तो एम लगाऊंगा। तो अब देखो क्या आने लग गया, मंथ आने लग गया 08। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे ईयर भी चाहिए, साल का भी आउटपुट चाहिए, तो वाई लगाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आने लग गया 16/8/2025। लेकिन ये मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। मुझे चाहता हूँ कि भाई इसमें थोड़ा थोड़ा गैप आए या ऐसा कुछ कंडीशन लग जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एक कंडीशन ऐसे भी दे सकता हूँ कि जब मैं ये दूंगा तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। अब अगर मैं नहीं चाहता कि ऐसे ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि स्लैश से आए, तो ऐसे लगा सकता हूँ, तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा। मतलब अब मैं मॉडिफिकेशन डेट की अपने हिसाब से भी प्रिंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत किसी चीज़ के आउटपुट में पड़ती है। और किस चीज़ का आउटपुट, जैसे आपके स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई कंटेंट बना रहे हो या कुछ चीज़ बना रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो, तो उसके अंदर डेट टाइम स्टैम्प चाहिए होता है, तो उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये चीज़ आपकी ज़रूरत और कहाँ पड़ती है। अब अगर मान लो कोई मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, ठीक है, MKDIR करके मैं कोई डायरेक्टरी बना रहा हूँ, और डायरेक्टरी के अंदर मैं टेस्ट करके बार बार डायरेक्टरी बनाऊँगा। टेस्ट 1 मैं कितनी बार बना सकता हूँ, 1 बार बना सकता हूँ, 2 बार बना सकता हूँ, किस तरीके से बनाऊँ। मतलब अब अगर मैं यहाँ चाहूँ कि ये डेटा बार बार बन रहा है स्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन वो डेटा बार बार एक जैसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए हर बार जब वो बनाए। ठीक है, तो अब उसके लिए डेट टाइम स्टैम्प काम आता है कि आपको जब भी आपका कोई फाइल डेटा सेव हो रहा है मशीन के अंदर, कोई डेटा फैच करके निकाल रहा है, तो उसके लिए डेट टाइम स्टैम्प लगाया जाता है। कहाँ पे, जैसे कि MKDIR, और मैं यहाँ लगाता हूँ क्या कि MKDIR लगा के मैं टेस्ट देता हूँ, टेस्ट के साथ डेट टाइम स्टैम्प देना है। अब डेट टाइम स्टैम्प किस तरीके से दे सकता हूँ, पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल किस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने डेट कर दिया, डेट न्यू में, ठीक है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ इक्वल्स टू में। अब इसके अंदर मैं कंडीशन दे रहा हूँ किस तरीके से, ये कंडीशन इस तरीके से जाएगी, डेट प्लस का सिंबल परसेंटेज के साथ
अभी मैं यही वाला ऊपर वाला कंडीशन यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों हटा के, और ये अंडरस्कोर में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक मेरा वेरिएबल बन गया। अब मैं ई को ये वाला वेरिएबल अगर यूज़ करके आपको दिखाऊँ डॉलर में, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। अब मेरे पास आउटपुट ये आ रहा है। अब मैं ये आउटपुट को अपने फाइल डायरेक्टरी के साथ मैच करा सकता हूँ। अब मैं टेस्ट करके डॉलर और ये वाला वेरिएबल यूज़ करता हूँ, तो अब देखो डेटा मेरा कैसे बनता है। कहाँ गया ये? अब देखो क्या कर, अब MKDIR हो रहा है। अब देखो डायरेक्टरी बन गई। डायरेक्टरी किस तरीके से बनी है, टेस्ट डेटा के नाम से। अब ये अगले दिन का डेटा होगा तो फिर उसके हिसाब से बनाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि भाई देखो अभी टेस्ट के अंदर ये जो डेटा बना रहा है वो 16 तारीख का बना रहा है, लेकिन अब 16 तारीख तो आज ही है ना, सिर्फ ख़त्म हो गई। अब ये नेक्स्ट डे अगर ये यही चीज़ दोबारा ट्रिगर होती है, यही कमांड दोबारा ट्रिगर होगी, तो वो अगले नाम की डायरेक्टरी बनाएगा। अब मैं इसमें एक चीज़ मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि कहाँ गया, डेट टाइम स्टैम्प ये। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं टाइम का शेड्यूल और दे देता हूँ, जैसे कि स्लैश परसेंटेज का सिंबल लगा के टाइम देता हूँ। टाइम में क्या है, मिनट, मिनट में M में कर देता हूँ, तो देखो 54 मिनट के हिसाब से आ रहा है। अब मैं 54 मिनट की जगह पे स्लैश % लगा के सेकेंड लगाता हूँ, कैप्स में एज सेकेंड, ठीक है। तो अब ये सेकेंड आ रहा है, 8 सेकेंड। अब मैं दोबारा देखो 3-4 बार एंटर मारता हूँ, देखो सेकेंड्स बदलते जाएंगे, बाकी सब एक जैसा रहेगा, ठीक है। जब मिनट का टाइम होगा तो मिनट बदल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब एक चीज़ इसमें मैं आपको याद दिला देता हूँ कि थोड़ा रिमेंबर करने के लिए, कि स्मॉल में लिख रहे हो तो डेट टाइम के लिए स्टैंपिंग हो रही है, D कैप्स में लिख रहे हो तो डेट अलग आ रहा है, ठीक है। M अगर स्मॉल में लिख रहे हो तो मंथ आ रहा है, कैप्स में लिख रहे हो तो मिनट आ रहा है, ठीक है। और S कैप्स में लिख रहे हो तो सेकंड आ रहा है, ठीक है। Y स्मॉल में लिख रहे हो तो ईयर 2025 आ रहा है, और यही अगर कैप्स में लिखते हो Y तो देखो 2025 पूरा आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉल और कैप्स में फ़र्क है, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना। और अगर पूरा सब कुछ पढ़ना है तो मैनुअल पेज में जाना और डेट लिखना, ठीक है, और एंटर करना। उसके अंदर आपको ये सब कुछ दिखा देगा कि क्या आप कैसे मतलब डालोगे। देखो A स्मॉल में है तो क्या दिखाएगा, वीक डेज दिखाएगा। A कैप्स में है तो क्या वीक डेज नेम दिखाए, जो भी है ये इस तरीके से दिखाएगा, संडे इस तरीके से पूरा संडे दिखाएगा, जैसे A लिखोगे कैप्स में तो, ठीक है। स्मॉल B लगाते हो तो जैन करके दिखाएगा, जनवरी की जगह पर पूरा। कैप्स B लगाते हो तो जनवरी दिखाएगा पूरा का पूरा वर्डिंग में, ठीक है। परसेंटेज मतलब %C लगाते हो तो मार्च इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ें मेंशन करनी है स्क्रिप्ट के अंदर या कहीं भी डेटा में, तो इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा के मैं सिर्फ सेकंड बदल रहा हूँ इसके अंदर, सिर्फ सेकंड। तो वेरिएबल में सेकंड बदल दिया। अब मैं MKDIR का वो कमांड प्रोसेस कर रहा हूँ दोबारा से। अब देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है। अभी टेस्ट के नाम से जो डायरेक्टरी बन रही थी वो ये बन रही थी, अब 43 भी हो गई। अब मैं जितनी बार इसको चलाऊंगा ये चलेगी, जैसी सेकंड बदलेगा ये चलेगी। अभी एग्जिस्ट बता रहा है, सेकंड मिनट तो नहीं लगा देता, 43 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 मिनट मैं एक स्क्रिप्ट के अंदर दिखाता हूँ। जैसे कोई अगर मैं वैसे तो बनाना नहीं है, लेकिन टाइम डेट के हिसाब से बना देता हूँ, फिर भी अब थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना देता हूँ डेट टाइम स्टैम्प के लिए, ठीक है। विम script.sh और यहाँ पर मैं डेट टाइम स्टैम्प देता हूँ वेरिएबल 1 में इक्वल्स टू, ये है डेट टाइम स्टैम्प डेट, ठीक है। डेट % हमने क्या क्या दिया था, +% और हमने दिया था डेट अंडरस्कोर % मंथ %% ईयर %_ मंथ %% सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन, और यहाँ पे मैं MKDIR दोबारा से बता रहा हूँ, और टेस्ट 1 अपने टेस्ट के नाम से ही, और $var1 ये मेरा वेरिएबल है जो कहाँ से ट्रिगर कर रहा है, वो यहाँ से ट्रिगर कर रहा है। और इसके अंदर आउटपुट क्या सेव है, ये वाला आउटपुट सेव है, ठीक है। तो जब जब ये स्क्रिप्ट चलेगी वो क्या क्या आउटपुट बनाता जाएगा वो देखते हैं।
जैसे मैंने एक बार चलाया, 2 बार चलाया, 3 बार चलाया, ये चलाया, ठीक है। अब ये फाइल दोबारा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो उसी टाइम स्टैम्प पे, लेकिन अब दोबारा बनने लग गई। सेम टाइम स्टैम्प अगर होगा तो इस तरीके से बताएगा, लेकिन जब भी मैं देखूँगा तो देखो यहाँ पे अब चीज़ें बदल गई है। जैसे जैसे स्क्रिप्ट बनती जा रही है टाइम स्टैम्प बदलता जा रहा है। कोई स्क्रिप्ट ऐसे चलती है बैकएंड में कि उसको हर बार एक नई फाइल चाहिए नया डेटा आउटपुट रखने के लिए, तो डेट टाइम स्टैम्प इसलिए काम आता है, ठीक है। अब अप टाइम का क्या है कि मशीन का अप टाइम बताता है कि आपकी मशीन कब से स्टार्ट है। मेरी 12 बजे से अप है, 40 मिनट हो चुके हैं मेरी मशीन को ऑन हुए। अभी मेरे पास कितने यूज़र्स एक्टिव हैं, 2 यूज़र्स एक्टिव हैं। मेरे इस मशीन का लोड एवरेज क्या चल रहा है, ये एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मेरे को अप टाइम दिखाता है आउटपुट। मशीन का अप टाइम दिखाएगा कि मतलब आपकी लास्ट मशीन कब से कब तक एक्टिव है। हु एम आई से क्या होता है कि आप किस यूज़र में मैं कौन से यूज़र से बैठा हूँ। हु एम आई बिना स्पेस के, जैसे आई एम हु, मतलब इस तरीके जो भी है रीड करना। हु एम आई का मतलब क्या है कि आपका ये यूज़र बताएगा कि आप इस टाइम पे किस यूज़र से लॉगिन हो। अभी नाम से अगर मैं लेता हूँ, जैसे SU हाइफन करके मैं अभी करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे हु एम आई लिखता हूँ, तो देखो अभी नाम से दिखा रहा है कि मैं यूज़र अब अभी नाम से लॉगिन हूँ। तो जब भी जानना हो कि इस टाइम पे मैं किससे लॉगिन हूँ, तो अभी हु एम आई लिखते ही मुझे वो यूज़र दिख जाएगा कि मैं किस यूज़र से लॉगिन कई। और ये कमांड क्यों काम आते हैं, कई बार कई जगहों पे ये यूज़र दिखाई नहीं देता है, सिर्फ होस्ट नेम दिखाई दे रहा होता है। तो उसके लिए हु एम आई कमांड यूज़ करके हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग किस यूज़र से इस वक्त एक्टिव है, ठीक है। और हु कमांड से क्या होता है, हु कमांड से आप लोग ये देखोगे कि आप अभी जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं आपके मशीन में वो किसने किए, रूट ने किए। अगर अभी कोई काम करता है उस मशीन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर दिखाऊँ, एक मिनट, कंट्रोल डी मार के बाहर आते हैं और SSH करते हैं अभी नाम से, लेकिन वहाँ पे दिखाएगा ना। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं ये वाला सेशन दोबारा लेता हूँ और उसको मैं डिफरेंट यूज़र से ले रहा हूँ। मैं दूसरे यूज़र से मैंने इसका सेशन लेना है, ठीक है। अब मैंने एक अभी नाम से यूज़र सेशन लिया हुआ है और एक रूट से लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जब हु करता हूँ, मतलब SSH करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस दूसरी मशीन का आउटपुट लिया हुआ हमने। और इसके अंदर रूट से @192.168.30, और ये वाली कंडीशन जो बताई थी मैं सीधा यहीं लिखूँगा हु, ठीक है। पासवर्ड मैं दे रहा हूँ रूट का। अब देखो इसके अंदर दिखा रहा है कि मेरा एक जो है सेशन रूट से लॉगिन है और वो किस आईपी से लॉगिन है। अब ये आईपी क्या आ रहा है, ये मेरा एक सर्वर का आईपी आ रहा है। जिस मशीन से मैं लॉगिन हुआ हूँ उस सर्वर का आईपी भी मुझे यहाँ दिखाएगा कि मैंने उस सेशन किस सर्वर से एक्टिव लिया हुआ है। और अभी नाम से भी अभी जस्ट मैंने लॉगिन लिया है, ठीक है। 21:32 पे मैंने लॉगिन लिया है इस चीज़ का आउटपुट, ठीक है। टाइमिंग भी बताएगा, ठीक है, कि मैंने इसका सेशन कब लिया है। तो हु कमांड क्या करता है, आपकी मशीन में कौन कौन से यूज़र इस टाइम पे एक्टिव है, उन्होंने कहाँ से सेशन लिया, उन्होंने टास्क क्या परफॉर्म किया, वो सब कमांड हु कमांड से पता लगा सकते हो आप मशीन के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं रीस्टार्ट मार देता हूँ, तो अगर मैं रीस्टार्ट होकर मशीन जब अप आएगी और मैं यहाँ हु लिखूँगा ना, तो मुझे बताएगा कि हु मतलब अभी ने जब इस मशीन को इस सर्वर से एक रीस्टार्ट लिया है, तो वो यहाँ पे मेंशन दिखा देगा मुझे कि भाई इस बंदे ने यहाँ से रीस्टार्ट लिया है इस सर्वर को, और ये यूज़र ये था, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है इस वाले मैटर पे? यूज़ हो रहा है स्क्रिप्ट वगैरह हम बार बार लगाते हैं, उसमें अलग अलग डेटा चाहिए तो हम लोग डेट टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग डेटा अलग अलग डेट टाइम स्टैम्प से क्रिएट हो, ठीक है। अप टाइम देख लिया, अप टाइम क्या काम करता है कि डेट एंड टाइम बताता है कि कब से कब तक है, ठीक है। हु एम आई बताएगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन हो उस टाइम पे। हु क्या बता रहा है कि आपने अपनी मशीन में किस यूज़र से कब लॉगिन लिया, जैसे कि मैंने दो यूज़र से लॉगिन लेके दिखाया कि यहाँ पे अपने अभी हु ने अपने बता दी कि अभी भी लॉगिन है और रूट लॉगिन है, ठीक है। किस सर्वर किस मशीन से लॉगिन है उसका आईपी ट्रेस हो गया यहाँ पे कि ये सर्वर इस वाली आईपी से मेरा लॉगिन लिया गया है। अगर मैं मशीन को रीबूट कर देता हूँ तो वो उसका यूज़र बताएगा कि इस यूज़र से ये मशीन रीबूट ली गई है और किस टाइम
को ली गई है, ये टाइम डेट भी बताएगा। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया। अब जब इसी रिबूट लेगा तो हिस्ट्री उड़ जाएगी पहले की। नहीं उड़ेगी, हिस्ट्री ठीक भी पड़ी रहेगी, और रिबूट लेगा तो यहाँ पे भी डेटा दिखाएगा कि किस यूज़र से डेटा मतलब वो रिबूट हुआ, किस यूज़र ने रिबूट किया है, और किस आईपी किस मशीन से रिबूट हुआ, वो भी डेटा आपका आ जाएगा। है। ओके ओके। ठीक है, अब कैट प्रॉक, प्रॉक क्या है मैं ये दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे ls-l करके भाई स्लैश। डीबी किंग का क्वेश्चन तगड़ा था वैसे। इसका क्या हो गया, cd करके यहाँ पे प्रॉक करा, ls-l देखो। अब यहाँ पे मैंने किसके अंदर गया हूँ, प्रॉक, ये एक डायरेक्टरी है, सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी बनती है जब आप इंस्टॉल करते हो प्रॉक। ठीक है, प्रॉक के अंदर क्या डेटा इंस्टॉल होता है, क्या डेटा इन्फॉर्मेशन रखता है, आपकी मशीन का जितना भी इन्फो है, आपकी हार्डवेयर, आपकी रैम, आपका कुछ भी अप टाइम, जो आप कमांड यहाँ से चला रहे थे अप टाइम, जो यहाँ डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो डेटा यहाँ से उठा रहा है, कहाँ गया यहाँ। अब मैं जैसे इसे कैट करता हूँ और ये डेटा दिखाता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर डेटा टाइम उसी हिसाब से निकालेगा। अब ये किस मेथड पे है वो डिपेंड करता है, अभी बाद में देखेंगे उसको भी। ठीक है, अब इसके अलावा मैं कुछ और दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे डेटा, यहाँ पे प्रोसेसेस भी दिख रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस है जो मशीन में प्रोसेस रन कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉक के अंदर अब मैं ls CPU मार रहा हूँ, CPU मैं मार रहा हूँ कहाँ गया, CPU इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं कैट करके CPU इन्फॉर्मेशन को एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या डेटा दिखा रहा है, CPU की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि मेरा CPU क्या है, मेरा प्रोसेसिंग क्या है। यही चीज़ मैं ls CPU कमांड से भी देखता हूँ, CPU। ठीक है, वही डेटा जो मैंने कैट स्लैश करके CPU इन्फो में देखा, वही डेटा मैंने किससे और देख सकता हूँ मैं, कहाँ गया, नीचे चला गया, एक मिनट, मैंने कैट किया है क्या, ls CPU से। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, ये डेटा उठा एक्चुअल में यहीं से रहा है, इसी डेटा से उठा रहा है। मैं स्वैप देखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी स्टैट देखना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ का डेटा देखना है, वो यहीं से डेटा सेव करता रहता है। आपकी मशीन में कुछ रैम अपग्रेड हो गई तो वो डेटा भी यहीं से दिखेगा। जैसे मेमोरी इन्फो, अब मैं कैट मैम इन्फो का डेटा देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे मेरी मेमोरीज़ वगैरह दिख रही है, कैशे मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, बफर मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, मेरे पास रैम कितनी है इस मशीन में, फ्री अवेलेबल रैम कितनी है, टोटल कितनी चल रही है, ये केबी में दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं फ्री करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल एम मेरे पास रैम कितनी है, 37 करके है, और यहाँ देखो कितनी रैम दिखा रहा है, 3798 KB करके ही दिखा रहा है 24 में। ठीक है, यही दो कमांड है, जो मैं कमांड से आउटपुट निकाल रहा हूँ, वही एक फाइल के अंदर डेटा सेव्ड भी है। तो कोई भी डेटा अगर कहीं से भी सेव्ड करता है, तो उस कोई पूछे तो कहाँ पे सेव कर रहा है, प्रॉक के अंदर, cd स्लैश सीधा प्रॉक, प्रॉक के अंदर आपका सारा डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी चीज़ का VM स्टार्ट कर लो, एंटर कर लो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर डेटा दिखाएगा आपका, कुछ भी चीज़ का डेटा है, स्वैप का डेटा है, कैट कर लो, यहाँ से स्वैप पार्टीशन कौन सा एडिड है, ये क्या होता है स्वैप पार्टीशन बाद में दिखाऊंगा। पेजिंग स्पेस होता है जब रैम इंक्रीज़ हो जाती है, जब से ज़्यादा लोड बढ़ जाता है और मशीन को थोड़ी और रैम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ एक पेजिंग स्पेस होता है, वो एक्सटेंड करके यूज़ करता है। अब यहाँ पे फ्री -h जब मैं दिखाऊंगा तो देखो स्वैप यूज़ हो रहा है यहाँ पे 2 GB का, ये 2 GB का स्वैप कहाँ से यूज़ हो रहा है, वो यहाँ से यूज़ हो रहा है। ये स्वैप पार्टीशन बना हुआ है, ये पार्टीशन कहाँ से यूज़ कर रहा है, /dev dm1 से, मतलब ये पार्टीशन बना हुआ है, यहाँ से ये स्वैप पार्टीशन क्रिएट हुआ है, कटा है। ठीक है, प्रॉक के अंदर प्रॉक देख लिया, मेमोरी इन्फॉर्म देख लिया, फ्री -h भी देख लिया, यही चीज़ है। फ्री का कमांड क्या है, फ्री आप कहाँ से क्या देखते हो, फ्री आप रैम का कंडीशन देखते हो, रैम दिखता है, -h लगा दोगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखेगा। अभी तक आपको KB में दिख रहा है डेटा, अब आपको GB में दिख रहा है डेटा। अब यही चीज़ आपको मेमोरी में MB में देखना है तो M लगाओ, अब ये डेटा किस में दिख रहा है, MB में दिख रहा है। ठीक है, अब आपको KB में देखना है तो KB में तो नॉर्मल दिख ही रहा था, ठीक है, K लगा दो, KB में दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, फ्री के साथ हाइफन, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, लेकिन रैम का आउटपुट दिखा रहा है, ये सिर्फ रैम कितनी यूटिलाइज हो रही है आपके मतलब सिस्टम में, यूज़ रैम कितनी है, फ्री कितनी पड़ी है इस टाइम पे, शेयर्ड कितनी पड़ रही है, बफर क्या है, ये सब दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे DU-SG, DU क्या है, डिस्क यूटिलाइजेशन। डिस्क यूटिलाइजेशन मतलब
आपके जो सिस्टम में डिस्क कितनी यूज़ हो रही है। अब मैं मान लो यहाँ पे मेरे पास ये एक डेटा पड़ा है, मैं सीडी करके टिल्ड पे आता हूँ तो ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये फाइल जो है कितना कितना स्पेसिंग यूज़ कर रही है। तो DU-SG में क्या है कि डिस्क यूटिलाइजेशन स्पेस फॉर जीबी में दिखाएगा, ठीक है। जीबी में दिखाएगा तो एंटर करना है, लेकिन इसके पहले मुझे पाथ बताना पड़ेगा। क्या हो गया? तो ह्यूमन रीडेबल में आ गया, ठीक है। ये एच लगाने पे DU-SH लगा रहा हूँ तो ह्यूमन रीडेबल में आ रहा है। एस लगाया तो इसका मेन डेटा दिखा रहा है, ठीक है। स्टार लगा के उसका डेटा दिखा रहा है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। हेलो हेलो। DU-SG में क्या है ये आपकी जी वाली कमांड इसमें इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसके पास जी कमांड है नहीं, और जी कमांड आपकी AX में आपको मिल जाएगी लेकिन, और जी का मतलब क्या है जीबी में ही डेटा दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइनेक्स के अंदर एच क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको डेटा दिखा रहा है, ठीक है। स्पेसिंग जितना भी आपकी मशीन में, अब ये देखो KB में दिखा रहा है, कुछ डेटा MB में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये स्पेस कितना घेर रहा है 8 MB का, ये स्पेस कितना घेर रहा है 68 KB का, ठीक है। इस तरीके से स्पेसिंग हर पर्टिकुलर फाइल में कितनी कितनी यूज़ हो रही है वो देखना है तो DU के डिस्क यूटिलाइजेशन की कमांड आपको यूज़ होगी, ठीक है। कहीं अब क्या है DF-TH में क्या है कि आप डिस्क फ्री, मतलब अभी तक DU क्या था डिस्क यूटिलाइजेशन, अब क्या है डिस्क फ्री। अब आपके पास डिस्क जो अवेलेबल है, मतलब जो डिस्क है आपके पास है वो कितनी फ्री हैं, अवेलेबल हैं, यूज्ड हैं, वो देखना है। तो वो आपको DF-TH का क्या है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है कि ये अब देखो GB MB में दिख रहा है। अब मैं सिर्फ H लगा के ये दिखाता हूँ, सिर्फ H हटा दिया मैंने, तो आपको क्या दिखा रहा है ये KB में दिखाना चालू कर दिया डेटा। अभी तक कहाँ पे कैसे दिखा रहा था, अभी तक ये डेटा GB में दिखा रहा था, अब ये डेटा किस तरीके से दिखा रहा है MB मतलब KB में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको डेटा आउटपुट दिखा रहा है डिस्क यूटिलाइजेशन। और ये LSBLK में भी आउटपुट जो दिखाता है, मतलब LSBLK क्या लिस्ट कर रहा है आपकी जो जितनी भी मशीन में हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। जब हम LVM पार्टीशंस पढ़ेंगे ना तब देखेंगे कि ये हार्ड ड्राइव्स वगैरह क्या यूटिलाइजेशन है और ये पार्टीशंस वगैरह कैसे सेटअप्स की गई हुई है। अभी के लिए फ़िलहाल जो भी है LSBLK में ये माउंटेड पॉइंट है, जैसे स्लैश बूट माउंटेड है कहाँ पे, ये देखो अब डिस्क के अंदर स्लैश बूट माउंटेड है, कितने GB का माउंटेड है, कितना यूज़ हो रहा है और कितना अवेलेबल पड़ा है बूट के अंदर भी, ठीक है। 26% ये इस टाइम पे यूटिलाइज़ हो रहा है। तो इसका परसेंटेज ऑफ काउंट अगर यूज़ कर देखना है कि एक माउंट पॉइंट का जो डेटा है वो कितना भर रहा है और कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग DF-TH वाली कमांड, और कई AX के अंदर हमारे पास TH की जगह GT चलता है, और GT में क्या दिखाता है वही दिखाता है क्या जो हम लोग यहाँ पे TH चला रहे हैं, मतलब ह्यूमन रीडेबल जो हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं वही यहाँ पे G क्या यूज़ कर रहा है GB के अंदर आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। वो वाला आउटपुट का इस हिसाब से दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे 100% यूज़ हो गया, 0 या दिखा रहा है, लेकिन ये मेरी CD लगी हुई है SR0, जहाँ पे SR0 दिख रहा है ये आपका कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, ये आपका एक एक्सटर्नल CD ड्राइव है जहाँ पे आपकी CD अटैच हुई पड़ी है, ठीक है। अगर CD अटैच हुई, अगर इसके अंदर हर किसी लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म में आपको SR0 दिखेगा, SR0 SR1, जहाँ पे भी SR दिख रहा है मतलब वो डिस्क नहीं है, वो आपका क्या है एक CD ड्राइव है। और SDB और इस तरीके से कुछ दिखता है तो ये आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये भी देख लिया। अब uname-a, अब uname क्या दिखाता है, uname सभी लाइनेक्स में AX हो चाहे लाइनेक्स का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये कमांड चलती ही है NA, मतलब A लगाने पे क्या ऑल सारा डेटा दिखा रहा है। क्या क्या दिखा रहा है कि ये मेरी मशीन किस बेसिस है, लाइनेक्स बेस्ड है, ठीक है। AX होता तो यहाँ AX बेस्ड दिखाता, ठीक है। होस्ट नेम, मेरी मशीन का जो होस्ट नेम है वो क्या है वो यहाँ दिखा रहा है। मेरी मशीन में जो कर्नल है, कर्नल क्या होता है एक मशीन का एक खुद का अपना कर्नल होता है सबका,
वो कर्नल वर्जन बता रहा है कि मेरी मशीन में कर्नल वर्जन क्या है, ठीक है। टाइम डेट स्टैम्प बता रहा है यहाँ पे, टाइम डेट जो हम लोग यहाँ पे डेट लिख करके कर रहे थे अभी तक, वही डेट टाइम स्टैम्प ये यहाँ बता रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चर बता रहा है कि मेरी मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। और ये तो लाइनक्स बेस्ड के लिए होता है, ठीक है। मतलब मेरे को यहाँ पे डेटा यूनेम में दिख सकता है, और मैं ये सिर्फ यूनेम हाइफन ए ही नहीं लगाऊंगा। अगर सिर्फ मुझे पर्टिकुलर कुछ चीज़ देखनी है तो जैसे मैं यूनेम हाइफन में मैं हेल्प करता हूँ अगर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या देख सकता हूँ, जब मैं एस यूज़ करूँगा तो कर्नल का नाम देख सकता हूँ, हाइफन एन लिखूँगा तो नोड का नाम देख सकता हूँ, मतलब मेरा होस्ट नेम क्या है वो देख सकता हूँ, ठीक है। हाइफन आर लगाता हूँ तो कर्नल रिलीज़ देख सकता हूँ कि लास्ट मेरा रिलीज़ क्या है, रिलीज़ यही है, ये नंबर जो आ रहा है कर्नल का नंबर, ठीक है। वी करता हूँ तो वर्जन देख सकता हूँ कर्नल का। मतलब इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि प्रोसेसर क्या है, ये यू नेम के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हो। और एक बात और है, होस्ट नेम में कई बार क्या गड़बड़ होती है, होस्ट नेम कई लोग क्या करते हैं होस्ट नेम लिख देते हैं और उसके आगे टेस्ट लिख देते हैं। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये टेम्प्रोरी होस्ट नेम चेंज हो जाएगा मेरा, ये याद रखना। अब देखो होस्ट नेम क्या आने लग गया मेरा, टेस्ट। अभी तक क्या आ रहा था, STG स्कजी होस्ट नेम करके आ रहा था मेरा अभी तक, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है कि होस्ट नेम आप इस तरीके से लिख करके डाल दोगे। लेकिन ये जब भी रीस्टार्ट होगा ना मशीन मेरा, तो मेरा प्राइमरी जो होस्ट नेम सेट है मेरा वो ही आ जाएगा, जो मेरा मेन सेट है। ये टेम्प्रोरी बेसिस पे होस्ट नेम सेट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख के डाल देते हो तो कोई भी वैसे। अभी क्या देख लिया, होस्ट नेम, ठीक है। अब यूनेम में, यूनेम से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यूनेम लिखा मैंने, यूनेम हाइफन एन, तो इस तरीके से होस्ट नेम निकाल सकते हो आप लोग कोई भी अपना, ठीक है। जो यूनेम यूज़ करोगे तो चेंजेस नहीं होते हैं। और कैल कमांड क्या यूज़ करिए, कैलेंडर, कैलेंडर देखना है, जैसे कैलेंडर यूज़ करना है तो उस मंथ का कैलेंडर दिखा देगा। हाइफन 3 लगाओगे तो 3 महीने का कैलेंडर दिखा देगा। हाइफन 6 लगाओगे तो हाइफन 6 महीने का या 7 महीने का जो भी है, जैसा 12 है। एक मिनट इसमें भी हेल्प लगाते हैं, ठीक है। तो 1 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए ही है, ठीक है। फिर एन लगा के मंथ बताना है, जैसे कि यहाँ पे एन लगा दिया, एन बता के कौन से महीने का चाहिए, जैसे 10वें महीने का कैलेंडर चाहिए तो 10 महीने का कैलेंडर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं पर्टिकुलर आउटपुट बता के निकाल सकता हूँ कि 10 महीने इस महीने से अगस्त से स्टार्ट होके 10 महीने का कैलेंडर दिखा देगा ये मेरे को। कैल कमांड, ये कमांड कहाँ काम आती है आप लोग सोचोगे, ये कमांड ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग वगैरह जो अब लोग करते हैं उन लोगों के लिए काम आ जाती है कि कुछ डेटा आउटपुट उस हिसाब से निकालना है, तो इनका डेटा इन कमांडों के लिए ज़रूरी बढ़ जाता है, ठीक है। ये टॉप कमांड क्या होती है, ये टॉप कमांड आपके पूरे मशीन में ये बताएगा कि क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं आपके मशीन में एग्जैक्ट, वो भी रियल टाइम में बताएगा कि अब देखो नीचे से उठ के ऊपर वाला जो प्रोसेस आ गया, अब टॉप कमांड का प्रोसेस चल रहा है, अब ये बदलता जा रहा है। ये प्रोसेसेस जो है मेरी मशीन में चल रहे हैं, यहीं पे रैम और मेमोरी भी बताएगा कि भाई मेरी मशीन में इस टाइम पे रियल टाइम मेमोरी कितनी चल रही है, रियल टाइम CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, देखो किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है अपने आप ही। तो ये रियल टाइम आउटपुट है जो चलता रहेगा, ठीक है। और क्यूट के लिए क्यू दबाना है, क्यू एग्जिट करना है, क्यू कंट्रोल C से क्यूट कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ें बटन से क्यूट कर सकते हो। नेट स्टेट हाइफन NR मैंने बता दिया था कि नेट स्टेट हाइफन NR क्या करता था, राउट्स बताता था। राउट्स बता रहा है कि मेरा डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऊपर वाली IP वाली कमांड्स वगैरह में मैंने ये डिस्कस किया था। नेट स्टेट हाइफन TUNLP क्या कर रहा है, आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं। जैसे मैंने SSH के लिए 22 नंबर पोर्ट बताया था, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ चल रही है, 22 नंबर पोर्ट यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन ये 22 नंबर पोर्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है, SSHD, मतलब सर्विसेज किसके लिए यूज़ हो रही है, SSH के लिए यूज़ हो रही है 22 नंबर पोर्ट। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा किस चीज़ के लिए क्या क्या सर्विसेज यूज़ हो रही है, अब देखो DNS के लिए यूज़ हो रही है 167 नंबर पोर्ट, ठीक है। SSHD के अलावा सिस्टम D के लिए 111 का पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा है, तो ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। आप जैसे अपाचे की सर्विस ये लगा देते हो, अपाचे इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन में, या कोई भी चीज़ है वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग को 443 का करते हो पोर्ट नंबर यूज़, तो वो यहाँ पर दिखेगी कि वो आपके सिस्टम में एक्टिव है भी या नहीं है। आप बाहर से ट्रिगर तो कर रहे हो, टेलनेट तो कर रहे हो, टेलनेट भी कई बार करते हैं, टेलनेट नहीं होता, टेलनेट करने के लिए फिर प्रोसेस करने के लिए इश्यू होता है, तो वो आप पोर्ट नंबर पहले यहाँ चेक करो कि वो पोर्ट नंबर पहले यहाँ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ का यूज़ करो। और ये TUNLP क्या है,
TCP IP के लिए, TCP बेस्ड IP के लिए है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है TCP UDP IP दिख रही है ना यहाँ पे, TCP UDP करके इस तरीके से ये प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही है। जो हमने नेटवर्क वाले में सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि TCP बेस्ड UDP बेस्ड हमने जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही है वो कैसे कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि TCP बेस्ड प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है और इस पोर्ट के साथ ट्रिगर हो रहा है। पोर्ट हमेशा कॉलन के बाद यूज़ होगा, ये याद रखना, जो कॉलन के बाद दिख रहा है वही यूज़ होता है। अब अगर आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो कि 000 हो रहा है, तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है। हमने नेटवर्क वाली क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया था, अगर स्टार्टिंग से 000 यूज़ हो रहा है तो मतलब वो पूरे के पूरे नेटवर्क सीरीज़ के लिए, यानी इंटरनेट के लिए यूज़ हो रहा है। ये वाला जो पोर्ट है मेरे पास इंटरनेट से एक्सेसिबल है, लेकिन अब यहाँ पे पर्टिकुलर IP लिख करके पोर्ट नंबर मेंशन है, तो मतलब क्या है कि मेरे पास सिर्फ ये इसी IP से ही ट्रिगर होगा, ठीक है। ये अदर नेटवर्क से ट्रिगर नहीं होगा, ये इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर अगर मैं बाहर से इंटरनेट से ये एक्सेस करना चाहूँगा ना, तो ये बाहर से किसी नेटवर्क पे एक्सेस नहीं होगा, बट ये इस IP जहाँ पे ये मशीन का IP डला होगा ना, ये वहाँ से इस पोर्ट नंबर पे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। लूप बैक भी क्या है, लूप बैक भी क्या कर रहा है, ये देखो लूप बैक एड्रेस है क्रोनिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये पोर्ट नंबर देखने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और ये netstate-r आप लोग किस लिए राउट्स देखने के लिए कर रहे हो कि कहाँ से कहाँ राउटिंग्स जा रही है, ठीक है।